हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दीवान और आज हम जो बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले 1 से लेकर के 5 तक के प्रिंसिपल पढ़े, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें 16 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको क्या माना जाएगा, इनोसेंट माना जाएगा मैलिफाइड और क्रिमिनल इंटेंशन से। ऐसे ही हमने प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ के बारे में पढ़ा था। ये दूसरे नंबर का प्रिंसिपल है। इसमें हमने हर किसी के सम्मान की, हर किसी के रिस्पेक्ट की बात की थी कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, हर एक ह्यूमन बीइंग को। उसके अंदर इंक्लूड कौन होंगे, चाइल्ड्स भी होंगे और उसके पेरेंट्स भी होंगे। और इसी तरीके से हमने थर्ड प्रिंसिपल की बात करी थी, प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या कहता है कि अगर किसी बच्चे का राइट जो है उसको इफेक्ट हो रहा है, राइट्स को इफेक्ट हो रहा है, उसके जो इंटरेस्ट है उनको इफेक्ट हो रहा है किसी डिसीजन से या किसी प्रोसेस से, किसी कार्यवाही से, तो वहाँ पर क्या होगा, बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको भी अधिकार होगा राइट टू बी हर्ड का। ठीक है, उसे सुने जाने का अधिकार होगा और वह अपने व्यूज़ भी रख सकता है। और उसके जो व्यूज़ होंगे एज के अकॉर्डिंग, उसकी मैच्योरिटी की अकॉर्डिंग, बच्चे की मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग उनको सुना जाएगा और उन पर ध्यान दिया जाएगा। ये हमने थर्ड प्रिंसिपल पढ़ा था। और फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में, कि अगर कोई बच्चा है उसके लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है, जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे ना उससे रिलेटेड, तो बच्चे की वेलफेयर, उसके जो डेवलपमेंट के बारे में प्राइमरी मतलब प्राथमिकता दी जाएगी उसको। ठीक है, चाइल्ड के इंटरेस्ट को पहले देखा जाएगा बजाय किसी लीगल राइट का, लीगल राइट के। मतलब किसी पार्टी का कोई लीगल राइट है, उसको ब्रीच हुआ है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है या कोई भी बोर्ड है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो उसके लीगल राइट को नहीं देंगी, प्रेफर नहीं करेंगी। सबसे पहले प्राथमिकता की किस बात को दी जाएगी, उस बच्चे के हित को दी जाएगी, उस बच्चे के इंटरेस्ट को दी जाएगी, उसके वेलफेयर को, उसके डेवलपमेंट को ध्यान दिया जाएगा उस बच्चे के। ठीक है, ये हमने फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ा था। अब प्रिंसिपल फिफ्थ क्या पढ़ा था हमने, प्रिंसिपल ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, जहाँ पर हमने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन पेरेंट्स की ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, बच्चे से रिलेटेड, कि उस बच्चे की केयर की जाए, नर्चर मतलब भरण पोषण किया जाए, उनका प्रोटेक्शन रखा जाए, है ना। उस बच्चे को फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाए, किसके द्वारा, उसके उनके पेरेंट्स के द्वारा, बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाए, जिससे वो अपना हेल्दी तरीके से वो अपने आप को ग्रोथ कर सके अपनी। ठीक है, तो वो पेरेंट्स के बारे में हमने पता चला वहाँ पर कौन कौन से पेरेंट्स थे। वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो अडॉप्टिव पेरेंट्स भी हो सकते हैं और फॉस्टर पेरेंट्स भी हो सकते हैं। अब ये सारे प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए थे। अब हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं, जिसके अंदर 6 से लेकर के 10 तक के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो हम पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी के बारे में। तो क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, जैसा कि इस प्रिंसिपल के नाम से ही समझ में आता है कि यह सेफ्टी के बारे में प्रिंसिपल है, मतलब बच्चों की सेफ्टी के बारे में ये हमें बताता है। कि ये कहता है कि हर एक उपाय करना चाहिए, हर एक मेजर्स को अपनाना चाहिए, जिससे क्या किया जा सके, जिससे बच्चों की सुरक्षा की जा सके, उसे सुरक्षित रखा जा सके, उसके बारे में ये कहता है। उसे कहता है कि इस बात को श्योर करो और इंश्योर करो। किसके लिए कहता है, इस प्रिंसिपल के थ्रू कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बॉडीज़ को, चाहे वो जे बोर्ड हो चाहे CWC हो। इस बात की सेफ्टी करने के लिए कहा गया है कि आप क्या करिए, सेफ्टी के मेजर्स अपनाइए बच्चों के लिए, जिससे क्या करा जा सके, बच्चों को सेफ रखा जा सके। चाहे वो आप किसी केयर इंस्टीट्यूशन में डाल रहे हो उसको, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑब्जर्वेशन होम में डाल रहे हो, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में डाल रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को बिल्कुल तरीके से सुनिश्चित कीजिए कि जिससे क्या पता चले कि उसको कोई हार्म तो नहीं हो रहा है, उसके साथ कोई अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है, उसका माल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है किसी प्रकार का, है ना, कोई क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है उसे उस इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखा जाएगा कि भाई उसकी कोई बिल्डिंग फैसिलिटीज, जो वहां पर इंस्टीट्यूशन है उस बिल्डिंग फैसिलिटीज तो उसे प्रॉपर है ना। कहीं से बिल्डिंग टूट रही है तो पता चला कि वो किसी बच्चे के ऊपर गिर गई, है ना, तो इसलिए बिल्डिंग फैसिलिटीज जो प्रोवाइड कराई जा रही है, जो बिल्डिंग मटेरियल है, उसको भी टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट किया किसके द्वारा किया जाएगा, इन बॉडीज के द्वारा किया जाएगा, इन इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं, या अपन कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी ऑफिसर को अपॉइंट करे वो उसकी हेडेक है, पर इंस्पेक्शन तो किया जाए ना प्रॉपर तरीके से। इन बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी गाइडलाइन जारी करी हैं। जैसे कि एक केस था, अविनाश मेहरोत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ना 2009 का केस था ये, जिसके अंदर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई बच्चों को राइट टू एजुकेशन का तो अधिकार है, उनको पढ़ने का अधिकार तो है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे के लिए सेफ्टी के भी मेजर्स अपनाने चाहिए उस स्कूल में जिस स्कूल में वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस बात को विशेष तौर पर किसने कहा, इस बात को इंटरप्रेट किया कि भाई राइट टू एजुकेशन तो है उनके पास, ये तो माना, लेकिन उसको सेफ स्कूल, ऐसा स्कूल मिलना चाहिए जिसमें वो सुरक्षित भी रह सके, उसको अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके उस स्कूल के अंदर। तो उन्होंने कहा कि भाई प्राइमरी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो ड्यूटी के बारे में बता रहा है कि भाई सेफ एनवायरनमेंट मिले पहले तो उसे, बच्चे को, तभी तो वो बच्चा पढ़ पाएगा ना। अब उसको सेफ एनवायरनमेंट आप दे नहीं रहे और आप कह रहे हो कि राइट टू एजुकेशन दे। पहले उसे आप सेफ एनवायरनमेंट दीजिए और उसके बाद उसका अधिकार जो है उसको वो मिलना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो इस बात को लेकर के काफी सारी स्कूलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी, इस प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी को अपना करके कह दो या वो प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी को मानते हुए कह दो। क्या कहा उसने, उन्होंने कहा कि भाई स्कूल के अंदर अग्निशामक यंत्र होने चाहिए, जिससे क्या है, अगर आग लगने की संभावना है, तो वैसे तो होनी नहीं चाहिए ऐसी समस्याएं, अगर हो तो उसको अपनाना चाहिए। इसके अलावा क्या कहा कि भाई हर एक स्कूल के अंदर वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ की जो अथॉरिटी है, वो यह सुनिश्चित करे कि जो वहाँ का कंस्ट्रक्शन है, जिस साइट पर, मतलब जिस बिल्डिंग के अंदर या इंस्टीट्यूशन के अंदर वो बच्चा पढ़ रहा है या रह रहा है, तो वो क्या करे, वहाँ की देख उसको इंस्पेक्शन करे टाइम टू टाइम, है ना। ये इंश्योर करे कि वो जो इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉपर सेफ है या नहीं है। पता चला कि कहीं से बिल्डिंग टूटी हुई है, बच्चों के लिए सेफ नहीं है, इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए उस, या कोई अगर स्कूल के अंदर टॉक्सिक मटेरियल रखा है तो उसको बच्चों से दूर तो रखा गया है ना, या वो जिससे कि बच्चे की पहुंच से दूर है और सेफली तरीके से उसे स्टोर किया गया है। तो इन बातों का खास तौर पर ध्यान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी है, जिससे क्या हो, बच्चों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो, उसको हानि नहीं हो, उसका कोई माल ट्रीटमेंट भी नहीं कर सके किसी बात के लिए। ठीक है, तो इस बात को लेकर के प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी में बताया गया है। और ऐसे ही एक और केस था, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एनवायरमेंटल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए, सभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए डायरेक्शन इशू किए थे, और वहां पर बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के बारे में, कि इसको इंश्योर करे, इनको प्रॉपर तरीके से रखा जाए, और इसके अंदर बच्चे की सेफ्टी की भी जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की ही बनती है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट की। चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ रहा हो वो बच्चा, या चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस एक्ट के जो भी प्रोविजंस हैं उसको अपनाते समय क्या करा जाए, लागू करते समय क्या किया जाए, इस प्रिंसिपल का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वहां की जे बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये बात थी प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी के अंदर। इसके अलावा 2017 में, मतलब रिसेंटली, एक केस आया प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑर्फन एजेस केस। ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। क्या कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कहा कि भाई स्ट्रिक्टली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए जो अभी रिसेंटली एक एक्ट बना है, जे एक्ट 2015 का, उसके जो प्रोविजंस है उनको बेहतर तरीके से और स्ट्रिक्टली तरीके से क्या किया जाए, लागू किया जाए, जिससे क्या हो, बच्चों की लाइफ को कंफर्ट किया जा सके, उनको सेफ किया जा सके उन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के अंदर। ठीक है, जिससे उनको कंफर्ट फील हो बच्चों को, और इससे क्या होगा, इससे क्राइम की जो पॉसिबिलिटीज है उसमें भी कमी आएगी, चाहे वो ट्रैफिकिंग को लेकर हो बच्चों की, या सेक्सुअल अब्यूज को, सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर के, या सेक्सुअल हरासमेंट जो चिल्ड्रंस का होता है उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी, अगर कि जे एक्ट 2015 के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है स्ट्रिक्टली तरीके से। इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज, और इन बच्चों की सेफ्टी भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये 2017 का केस था रिसेंटली जो अभी आया था, तो कुछ टाइम पहले। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी, जो कि 6 नंबर का प्रिंसिपल है, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 7 की, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव मेजर्स के बारे में। ये बात करता है पॉजिटिव मेजर्स मतलब
जैसा कि आप हिंदी में जानते ही हैं, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और मेजर्स मतलब उपाय, कि मतलब बच्चों के लिए क्या सकारात्मक उपाय सुझाए जाने चाहिए, क्या उनके लिए उपाय होने चाहिए। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये कहता है कि ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग दोज ऑफ द फैमिली एंड द कम्युनिटी और सोसाइटी, या तो उसे कम्युनिटी कह सकते हैं या सोसाइटी भी कह सकते हैं, ठीक है, फॉर द प्रमोटिंग द वेल बीइंग फैसिलिटिंग development of the identity and providing an inclusive and enabling environment to reduce vulnerabilities for the children and need for intervention under this act। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ऑल रिसोर्सेज मतलब जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से संसाधन आ गए, उसमें फैमिली के जो रिसोर्सेज हैं वो भी आ गए, कम्युनिटी मतलब सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं वो भी इंक्लूड हो गए उन ऑल रिसोर्सेज के अंदर, हो गए ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज किसके लिए किया जाना चाहिए इस प्रिंसिपल के तहत, इन सब रिसोर्सेज का जो इन संसाधनों का जो उपयोग है वो बच्चों के हित के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी भलाई के लिए यूज किया जाना चाहिए, जिससे उनकी जो आइडेंटिटी है उन बच्चों की, उनका जो व्यक्तित्व है उसका विकास हो सके, वो डेवलप हो सके उनकी आइडेंटिटी, और क्या हो सके, उनको अच्छा से अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके, हेल्दी और सेफ एनवायरनमेंट, जिससे क्या होगा, उन बच्चों की जो दुर्बलता है, जो उनकी असक्षमता है, वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी उनसे, है ना। और इससे क्या होगा, जब हम उनको अच्छे रिसोर्सेज देंगे तो उनकी जो आइडेंटिटी है वो डेवलप हो जाएगी इस सोसाइटी के अंदर, उनको बेहतर एजुकेशन मिलेगी, उनको बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो ये रिसोर्सेज ही तो हैं सारे के सारे। जब इनको ये सारे संसाधन मिलेंगे तो वो क्राइम की तरफ जाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, रिड्यूस हो जाएंगे हर पॉसिबिलिटी, किस बात के लिए, क्राइम से रिलेटेड, ठीक है। उनको अच्छी शिक्षा और बेहतर संसाधन जब प्रोवाइड कराए जाएंगे बच्चों को इस प्रिंसिपल के तहत, तो क्या होगा, इस एक्ट के जो इंटरवेंशन है, जो ये जो एक्ट है इसकी जरूरत भी उस टाइम पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी तो रिड्यूस हो जाएगा ना, जैसे उनकी दुर्बलता, जो उनकी वल्नरेबिलिटीज होती हैं वो कम हो जाएंगी, इसी तरीके से उसकी इस एक्ट के जो अंदर इंटरवेंशन किया गया है उसकी भी जरूरत कम हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि हमारे देश के अंदर कहा जाता है कि हमारे देश का जो फ्यूचर है वो कौन है, बच्चे हैं। तो जब बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर हैं, तो सबसे पहला रिसोर्सेज पे हक बनता किसका है, बच्चों को ही तो बनेगा ना। तो यहाँ पर इसी प्रिंसिपल के अंदर जो पॉजिटिव मेजर्स है उसके अंदर इसी बात के बारे में बताया गया है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये था अपना 7 नंबर का प्रिंसिपल, पॉजिटिव मेजर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स। जैसा कि ये प्रिंसिपल के नाम से ही पता चलता है, ये स्टिग्मा, जैसे कि किसी के ऊपर कोई भी शब्द का प्रयोग किया जाता है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर। तो यहाँ पर तो बच्चों की बात की जा रही है इस बात को लेकर के, जैसे कि अगर किसी बच्ची ने चोरी करी तो हम उसको अगर चोर कह दें तो उसको कितना बुरा लगेगा, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा उस बात का। तो कि जब उसे लगेगा कि भाई सब मेरे को चोर ही चोर कह रहे हैं, तो फिर वो क्या करने लग जाएगा, एक दिन चोरी भी करने लग जाएगा। तो उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा ऐसे शब्दों का, ठीक है। तो गलत शब्दों से गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इसी बात को लेकर के इस प्रिंसिपल में इस बात को लेकर के कहा गया है कि किसी भी तरीके का बच्चे पर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग अगर चलाई जाती है, कोई भी उससे संबंधित कार्यवाही की जाती है, तो उसमें ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाए जिससे उस बच्चे के दिमाग पर, उसकी मेंटली उस पर विपरीत प्रभाव पड़े किसी शब्द का, ठीक है। क्योंकि हमने इन कानूनों को बच्चों के लिए लाया क्यों है, उनको सजा थोड़ा ना देनी है, हमें उनको क्या करना है, रिफॉर्म करना है, जिससे कि उनको वापस से मेन स्ट्रीम में लाया जा सके सोसाइटी की में। इसलिए तो ये लॉ बनाए गए हैं। उनको सजा देनी होती तो फिर हम इन शब्दों का यूज भी कर लेते, लेकिन हम उनको क्या करना चाहते हैं, उनको रिफॉर्म करना चाहते हैं, उनको वापस से क्या करना चाहते हैं, सोसाइटी में लाना चाहते हैं, जिससे कि वो सुधर जाएं अपने आप में, ठीक है। तो अगर हम ही उनको, अगर सोसाइटी ही उनको अगर ऐसे शब्दों से
शब्दों से उनको बुलाएगी तो फिर क्या होगा, वो बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसलिए लॉ के अंतर्गत भी इस प्रिंसिपल को डाला जिससे कि क्या हो सके, जो स्टिग्मा जैसे वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं उनको हटाया जा सके, उनको यूज ना किया जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अगर बच्चे से रिलेटेड कोई भी कार्यवाही होती है ना, तो उनमें अगर किसी भी तरीके का जो अडल्ट के लिए यूज किए जाते हैं ना वर्ड्स ट्रायल के समय ट्रायल के समय, तो उन शब्दों को भी क्या कर दिया जाए, उनसे दूर रखा जाए। जैसे कि कोई बच्चा है, उससे रिलेटेड जे बोर्ड में कोई कार्यवाही चल रही है, तो अब हम उसको क्या कन्विक्ट कह के बुलाएं क्या? नहीं, उसको कन्विक्ट कह के नहीं बुलाया जाएगा। ना ही ऐसे शब्द जैसे कि कन्विक्शन से रिलेटेड कोई अरेस्ट, रिमांड, ट्रायल, सेंटेंस, इस तरीके के वर्ड्स को उसके सामने यूज ही नहीं किया जाएगा। ठीक है। और उस पर इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा उस बच्चे के लिए। ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अंदर यही बात बताई गई है। जैसे कि पहले एक शब्द था जुवेनाइल, बच्चों के लिए तो यूज किया जाता था, जैसे कि आपने सुना हो जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, मैंने पहले ही भी काफी लेक्चर्स में बताया है। तो इस ही प्रिंसिपल की वजह से उस जुवेनाइल शब्द को हटा करके अब उस शब्द की जगह क्या लिख दिया इस एक्ट के अंदर, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। हालांकि जुवेनाइल जो होती है वो एक स्टेज होती है, बच्चे की एज की एक स्टेज होती है, जो कि 15 16 17 18 साल के बच्चों को ज्यादातर जुवेनाइल कहते हैं। ठीक है, ये एक स्टेज होती है बच्चे की। लेकिन लेकिन इस जुवेनाइल शब्द को नेगेटिव अप्रोच में यूज किया जाता है कि वो बच्चा जो अपराध की श्रेणी में, मतलब जिसने अपराध किया है, तो उसको क्या कहने लग गए, अब लोग उसे जुवेनाइल कहने लग गए। इसलिए इस शब्द को इस एक्ट के अंदर से हटाया गया। ठीक है। तो वहां पर जुवेनाइल की जगह हमने कौन सा शब्द यूज किया, चाइल्ड को यूज किया इस प्रिंसिपल के तहत। और काफी सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हमने हटा करके वहां पर, जैसे कि अरेस्ट है, अरेस्ट को हटा दिया, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया वहां पर, एप्रीहेंड। जैसे कि सेंटेंस अगर दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तो उसकी जगह क्या लिख दिया हमने, डिस्पोजिशनल ऑर्डर। तो इस तरीके के शब्दों को हमने इस प्रिंसिपल के तहत यूज किया, जिससे कि क्या हो, ऐसे वर्ड्स को खत्म किया जा सके, इनको यूज ना किया जाए किसी भी कार्यवाही के अंदर जो बच्चों से संबंधित हो रही है ना, तो उस कार्यवाही के अंदर ऐसे शब्दों को यूज ना किया जाए। तो ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्माइजेशन सिमेंटिक्स। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है। ये केवल और केवल बच्चों के सुधार के लिए है, जिससे कि उनके ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े किसी भी बात का, क्योंकि हम इसलिए तो कहते हैं ना, उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया जाए जो कि कोर्ट से अलग हो, जो जनरल कोर्ट्स होते हैं ना उनसे बिल्कुल अलग हो, इस तरीके का उनको एनवायरनमेंट दिया जाए। ठीक है। तो इसी बात को इस प्रिंसिपल के तहत समझाया गया है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 9 की, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट्स के बारे में, है ना। तो ये नॉन वेवर ऑफ राइट्स का क्या मतलब हुआ? नॉन वेवर ऑफ राइट्स का मतलब हुआ कि जो अधिकार हैं उनका वेव नहीं करना। वैसे वेव का मतलब क्या हुआ, वेव का मतलब होता है कि अधिकारों को त्याग देना, लेकिन यहाँ पे नॉन वेवर का मतलब क्या हुआ कि अधिकारों को त्यागा नहीं जाएगा इस प्रिंसिपल के तहत। अब ये जे एक्ट के अंदर डाल दिया गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, बच्चों से रेफरेंस ले रहा है ये, बच्चों के रिगार्डिंग कही गई बात है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चों के जो भी राइट्स होंगे उनको त्यागा नहीं जाएगा, ना तो बच्चों के द्वारा, ना किसी व्यक्ति के द्वारा, जो एक्टिंग पर्सन है ना उसके द्वारा। तो इस बात को ही इस प्रिंसिपल में बता रहा है ये। अब ये प्रिंसिपल क्यों डाला गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों के जो राइट्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, कि उनके बच्चों के जो राइट्स हैं उनको कोई छीन ना सके उनसे, है ना, कोई त्याग करवा ना सके उनसे, बच्चों से। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, वो एक ऐसी स्टेज पर होते हैं जो उनको मानसिक कैपेबल तो होते नहीं है वो, कि वो अपनी बात को अपने तौर पर रख सकें या वो समझ सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। इस वजह से हमारी लेजिस्लेशन ने इस प्रिंसिपल को इस एक्ट के अंदर डाल दिया, जे एक्ट में। ठीक है। जिससे क्या हो कि अगर कोई भी उनके बिहाफ पर कोई भी एक्ट कर रहा है ना, बच्चों के बिहाफ पर, या बच्चा खुद भी अगर चाहता है कि भाई अपना राइट त्यागना चाहता है, तो वो उस राइट को त्याग नहीं सकता इस प्रिंसिपल के तहत। आपको बात समझ में आ गई होगी। तो कौन कौन ऐसे एक्टिंग पर्सन है? एक्टिंग पर्सन में कोई भी हो सकता है, उसके गार्जियन भी हो सकते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो सकती है जो उसके बिहाफ पर एक्शन ले रही है चाइल्ड के बिहाफ पर, या कोई बोर्ड हो सकती है, जे बोर्ड। तो
कोई भी अगर व्यक्ति है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई भी बच्चे से रिलेटेड राइट्स को त्यागवाने की बात करता है कि बच्चे अपने है ना, तो उस बात को लेकर के किसी बात की परमिशन नहीं दी जाएगी। और अगर ऐसा किया जाता है, उसके राइट्स को त्यागवाने की कोशिश की जाती है, तो उसको वैलिड भी नहीं माना जाएगा। उसे इन द आइज ऑफ लॉ क्या माना जाएगा? उसको गैर कानूनी माना जाएगा। ठीक है, उसे वैध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इस बच्चों के राइट्स को क्या माना गया है? बच्चों के जो राइट्स हैं उनको क्या माना है? हमने एक एज अ फंडामेंटल राइट माना है। फंडामेंटल राइट मानने से क्या हुआ कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट जो होते हैं उनको ब्रीच नहीं किया जा सकता, और अगर कोई ब्रीच करता है तो उसके लिए रेमेडीज भी प्रोवाइड करा रखी है। तो अगर मान लो आप अगर, क्या उनको कोई छीन भी सकता है क्या हमसे? क्या फंडामेंटल राइट एक ऐसे अधिकार होते हैं जिनको हमसे कोई छीन भी नहीं सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमें रेमेडीज भी प्रॉपर मिल जाती हैं, है ना। तो ऐसे ही बताया है कि भाई जब फंडामेंटल राइट को अगर आप यूज भी नहीं करते तो क्या वो, उसका मतलब ये थोड़ा ना हो जाएगा कि उनको त्याग दिया है आपके द्वारा। जैसे मैं हूं, मैंने अपने फंडामेंटल राइट का यूज नहीं कर रहा, तो क्या ऐसा माना जाएगा कि मैंने उन फंडामेंटल राइट्स को त्याग दिया है? नहीं माना जाएगा ना। तो यहाँ पर भी वही सेम बात कही गई है कि भाई जो चाइल्ड के राइट है ना, वो एज अ फंडामेंटल राइट की तरह मानो उनको, उनको भी त्यागा नहीं जा सकता। ना तो खुद बच्चा त्याग सकता है, और ना ही उसकी तरफ से कोई भी अगर एक्शन ले रहा है किसी बात को लेकर के, एक्टिंग पर्सन जो है कार्य कर रहा है, तो वो भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता कि जिससे बच्चे के राइट्स जो हैं उनको अफेक्ट कर सके, कि उनको बेव करवा सके। ठीक है ना, इस बात को इस प्रिंसिपल में कहा है। अब इस प्रिंसिपल को पढ़ लेते, क्या कह रहा है कि नो वेवर ऑफ एनी ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड इज परमिसिबल और वैलिड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि चाइल्ड के जो भी राइट्स हैं, कोई किसी भी तरीके का राइट है उसको वेव नहीं किया जाएगा, है ना। उसको कोई भी तरीके की अनुमति नहीं है, उसे कोई भी परमिशन नहीं है, वो परमिसिबल नहीं होगा, और उसे वैलिड भी नहीं माना जाएगा। वेदर सॉट बाय द चाइल्ड और पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द चाइल्ड और अ बोर्ड और अ कमिटी। ठीक है, तो चाहे कमिटी हो, चाहे बोर्ड हो, या चाइल्ड के बिहाफ पर और कोई व्यक्ति कार्य कर रहा हो, तो उसको भी ये अधिकार नहीं होगा कि वो क्या कर सके, उस बच्चे के राइट्स को वेव करवा सके। अगर ऐसा किया गया तो वो परमिसिबल नहीं होगा, और ना ही उसे वैलिड माना जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही इसने कह दिया, आगे भी क्या है, एंड एनी नॉन एक्सरसाइज ऑफ अ फंडामेंटल राइट शैल नॉट अमाउंट टू वेवर। अगर कोई अपने फंडामेंटल राइट का एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उनको वेव मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उसे वेव ऐसा त्यागा हुआ नहीं माना जाएगा कि उसने त्याग दिया है। ठीक है, अब जैसे आप मान लो, ये यहाँ पर केवल बच्चे से रिलेटेड बात नहीं की है, एक जनरल, आप जनरल तरीके से भी इसे सोचें, तो अगर हम देखें तो हमारे जो राइट्स हैं, अगर हम उनको एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमने उन राइट्स को त्याग दिया है। ठीक है ना, तो सेम वही बात कही है यहाँ पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस है, बहराम खुर्शीद पेशी काका वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, 1955 का ये केस है, जिसके अंदर ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव इन इंडिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता। ये किसने कही है बात? सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और हमने क्या कहा है कि जो चाइल्ड के जितने भी राइट्स होंगे, ऑल द राइट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी रिगार्डेड एज अ फंडामेंटल राइट। और हमने जितने भी बच्चों के राइट्स हैं उनको किस तरीके से माना है? उनके फंडामेंटल राइट ही माना है। ठीक है, तो जब हमने, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि भाई फंडामेंटल राइट को क्या नहीं किया जा सकता, वेव नहीं किया जा सकता, उनको त्यागा नहीं जा सकता। तो जब हमने चाइल्ड के राइट्स को ही फंडामेंटल राइट मान लिया है, तो फिर क्या होगा? क्या फिर चाइल्ड के जो राइट्स हैं उनको भी त्यागा जा सकता है? क्या नहीं त्यागा जा सकता। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन वेवर ऑफ राइट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये हमें इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में प्रिंसिपल बता रहा है। ये हमें पता भी है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ा है वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पर हमने प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा है, और इस दोनों पार्ट्स को इन्होंने एक ही उसके अंदर सेक्शन में जोड़ दिया है। इक्वालिटी हमने सेक्शन 14 में पढ़ा था कि सबको इक्वालिटी का अधिकार है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनके साथ रूल ऑफ लॉ वाला आपने सिस्टम पढ़ा होगा।
तो आपने ये सारी चीज़ पढ़ी होगी फंडामेंटल राइट के अंदर, ठीक है। वही सेम वहाँ से कंसेप्ट उठाकर यहाँ पर भी इन्होंने इस प्रिंसिपल को डाल दिया है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आपने आर्टिकल 15 में पढ़ा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब वहाँ पे बता रखा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का मतलब किसी व्यक्ति मतलब जो इंडियन सिटीजन्स हैं, केवल उनकी बात की है, नागरिकों की बात। तो वहाँ पर ये कहा है कि भाई इंडियन सिटीजन्स के साथ कोई भी व्यक्ति है ना, तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का, चाहे वो सेक्स से रिलेटेड हो, कास्ट से रिलेटेड हो, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी डिसेबिलिटी, इक्वलिटी, मतलब किसी भी प्रकार का जो भेदभाव उसमें ग्राउंड्स बता रखे हैं उनके आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, है ना, भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब उन दोनों प्रिंसिपल्स को मिक्स मैच करके यहाँ पर उस मतलब उन बातों को यहाँ पर डाल दिया है इस चैप्टर में, चैप्टर 2 में। और कौन सा प्रिंसिपल है? 10वें नंबर का प्रिंसिपल है, जिसमें क्या बात कही गई है उसे पढ़ते हैं। देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द चाइल्ड ऑन द एनी ग्राउंड्स इंक्लूडिंग सेक्स, कास्ट, एथनिसिटी और प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, इक्वालिटी ऑफ द एक्सेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रीटमेंट शैल बी प्रोवाइडेड टू एवरी चाइल्ड। देखो सिंपल सी मोटी मोटी तौर पे जो बात कही है वो क्या कहा है कि किसी भी प्रकार का चाइल्ड के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा। किन ग्राउंड्स को लेकर के? चाहे वो सेक्स को लेकर के, चाहे वो कास्ट को लेकर के हो, है ना, चाहे वो एथनिसिटी को लेकर के हो, या प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के हो, या डिसेबिलिटी और इक्वालिटी को डिसेबिलिटी को लेकर के हो। अब यहाँ पर जो इक्वालिटी ऑफ एक्सेस का क्या मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको इक्वल रिसोर्सेज को यूज करने का क्या मिले, राइट मिले, है ना। राइट को भी तो देने की बात कर रहा है ना कि भाई एक्सेस का मतलब क्या है, कहाँ तक पहुंच होनी चाहिए उनकी, रिसोर्सेज, जो भी इंडिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं वो हर एक बच्चे को मिलने चाहिए, उनको वो एक्सेस कर सकें, ठीक है ना, इक्वल तरीके से, किसी के साथ इस तरीके का भेदभाव ना हो, अपॉर्चुनिटी मिले हर चीज़ के लिए उन्हें, है ना, बच्चों को। और ट्रीटमेंट, उनके साथ अच्छी तरीके से व्यवहार किया जाए, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सब व्यक्तियों के साथ, है ना। ये सारी चीज़ें प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, वो सारी बातें प्रोवाइड कराई जाएंगी, है ना। तो जब भी कोई भी इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा ना, तब इस प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखा जाएगा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, है ना, और इक्वालिटी को भी ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अब ये हमने पता है तो है ही है कि ये हमारे आर्टिकल्स में भी बता रखा है। फंडामेंटल राइट के अंदर फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में बता रखा है। और आर्टिकल कौन सा है? 14 भी बता रखा है और 15 में भी बता रखा है। अच्छा, इसे अपन ह्यूमन राइट्स में भी देख सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के अंदर भी इसके बारे में बता रखा है। वहां पर लिख रखा है कि हर एक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो किसी व्यक्ति का मतलब क्या हुआ? हर ह्यूमन बीइंग की बात करी है वहां पे। लेकिन हमारे आर्टिकल्स के अंदर क्या बात की है? सिटीजन्स के बारे में बात करी है। और यहां पर किसकी बात करी है? प्रत्येक चाइल्ड, एवरी चाइल्ड की बात करी है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। ये प्रिंसिपल नंबर 10 हो गया आपका, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन।